अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद वहाब वैंस और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन। आज हमारा टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसके मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कॉमनली ये प्रोसीजर्स जो हैं ये हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, मतलब कि ब्रेस्ट इनलॉर्जमेंट। आजकल बहुत कॉमन इशू है ये, स्पेशली बहुत एज वेरिएशन के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम इस बात को इस तरह एक्सप्लेन करें कि जैसे हमारी यंग गर्ल्स आ रही हैं, उनकी एज तकरीबन कोई 18 ईयर्स से लेके 22, 23 या 24 ईयर्स तक है और उनकी ब्रेस्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुए, डेवलप ही नहीं हुए, तो इसकी क्या वजूहात हैं और ये किस वजह से हो रहा है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है। और सेकंड क्लास है जो कि 30s के बाद स्टार्ट होती है। 30 से लेके 50s तक मोस्टली वीमेन आती हैं जिनमें आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ना सिर्फ रिड्यूस होता है बल्कि ब्रेस्ट की जो फर्मनेस है वो नियर टू ज़ीरो हो जाती है और ब्रेस्ट टिश्यू में स्ट्राया डेवलप हो जाते हैं, जो कि ट्यूरिंग ऑफ स्किन कह लें या इस तरह की जो ट्यूरिंग के निशानात जो हैं, स्ट्राया के निशानात, वो कंप्लेंट के साथ आते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज़ की डिफरेंट ट्रीटमेंट, अगर हम अर्ली एज में चले जाएं जो कि यंग गर्ल्स है, तो ज़ाहिर है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक एवोल्यूशन हो रही, तो मोस्टली ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो बहुत रेयर कॉजेज़ की वजह से ख़वातीन में ब्रेस्ट जो है वो अंडर डेवलप रहना शुरू हो गया है। इवन दो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो उसमें फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन जो है वो बनती है, जिसको हम सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के थ्रू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना। सेकेंडली, अगर हम आजकल एक न्यू टर्म यूज़ की जाती है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग हम इन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन थ्रू सिलिकॉन इम्प्लांट के साथ। अगर हम इन कॉम्बिनेशन उसको ऐड करेंगे तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे, वो डिमांड करते हैं कि हमारी क्लीवेजेस जो हैं वो नज़र आएँ बिकिनी में। तो उस बिकिनी में क्लीवेजेस को क्रिएट करने के लिए या तो हमें एनाटॉमिकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स चाहिए और हेल्दी ब्रेस्ट टिश्यू चाहिए जो कि उन एनाटॉमिकल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को वो वाली पोजीशन दे सके जिसकी वजह से ब्रेस्ट क्लीवेजेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो सके। अगर वो ब्रेस्ट क्लीवेजेस उसकी वजह से इस्टेब्लिश नहीं होते तो फिर हमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के साथ ब्रेस्ट में फ़ैट ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो मोस्टली डिमांड करती हैं कि स्कारलेस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो, जिसको वो फैट ग्राफ्टिंग को स्कारलेस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में कंसीडर करती हैं। अगर हम स्कारलेस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में फ़ैट ग्राफ्टिंग ओनली सॉल्यूशन कह लें तो इस सिचुएशन में जो वो अटेन करना चाहती हैं वो फिर मल्टीपल सेशंस में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि अगर आप चाह रही हैं कि मेरा साइज़ B से D में कन्वर्ट हो जाए, कप साइज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें इतनी फ़ैट का सर्वाइवल उस थोड़े से टिश्यू में या थोड़े से एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स ऐड करनी पड़ती हैं। फिर इसका एक ऐसे कह लें कि रीएन सर्जरीज़ बहुत कॉमन है, या इसको हम सेकंड सेशन कह लें, क्योंकि हम फिर ऐसे पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि दे मे रिक्वायर अ सेकंड सेशन टू अटेन द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। इसीलिए अगर हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जिसे हम सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट के ज़रिए करते हैं, उसमें अगर हम फैट ग्राफ्टिंग ऐड करेंगे तो हम क्लीवेजेस जो हैं वो अच्छी इस्टेब्लिश कर सकेंगे, या अगर हम एक्सट्रीम साइज़ चाहिए तो उसमें फिर फैट ग्राफ्टिंग का रोल काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा है। फिर उसमें हम इन कॉम्बिनेशन ये ऐड करते हैं। अब हम सेकंड एज ग्रुप को फॉलो करते हैं। सेकंड एज ग्रुप जो है आफ्टर 30s है, आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ब्रेस्ट लिगामेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, ब्रेस्ट का जो टिश्यू है इसके अलावा ग्लैंड टिश्यू वो काफ़ी एट्रोफिक हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब इसमें
हम क्लासीफाई करते हैं कि ब्रेस्ट को क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, क्योंकि पेशेंट से पूछना या उसके साथ सिटिंग्स करना और उसे काउंसल करना या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना कि वो अपनी ब्रेस्ट को कैसा देखना चाहती है आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सर्जिकल प्रोसीजर उसको गाइड करते हैं। मसलन अगर हमारे पास बहुत सारी क्लाइंटेल ऐसी है जो ये कहती है कि मेरा ब्रेस्ट टिशू जो है वो काफ़ी अच्छा है और आप काइंडली दोबारा उसकी फर्मनेस जो है या उसकी टाइटनेस जो है वो दोबारा वैसी कर दें जैसे कि वो 20s में थी या बिफोर मैरिज कह लें कि वो थी, तो उसमें फिर प्रोसीजर हम ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर करते हैं जिसको मेस्टोपेक्सी भी कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी में। तो ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रेस्ट की टाइटनेस, ब्रेस्ट के जो लिगामेंट्स हैं उनको टाइट कर देते हैं, जो चेस्ट के साथ अटैचमेंट्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। उसमें अगर उन्होंने थोड़ा सा माइल्ड टचअप्स विद फैट ग्राफ्टिंग करना हो तो उसमें जो यूथनेस ऑफ ब्रेस्ट है वो वापस आ जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके गेन होते हैं। सेकेंड क्लास जो फॉल करती है वो ये चाहती है कि मेरे ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, मतलब यानी कि अगर वो 20s में ऐसा नहीं था या वो जो सोच रहे थे कि मेरा 20s में ऐसा हो तो वो वैसा हो जाए क्योंकि अब वो ये प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं। तो उस सिचुएशन में गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन थ्रू ब्रेस्ट इम्प्लांट ही है। अब उसमें भी हम मेस्टोपेक्सी विद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करेंगे तो फिर ही वो रिज़ल्ट जो है वो गेन होगा। अब अगर वही पेशेंट जो है वो अर्ली 30s में है तो हो सकता है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन थ्रू ब्रेस्ट इम्प्लांट अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो गेन कर ले, लेकिन अगर वो पेशेंट लेट 40s में चला जाता है तो उसमें फिर स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, उसको फिर ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ ही करना पड़ेगा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को। अब इसमें हम क्या एहतियातें हैं या क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं जिनके बारे में पेशेंट को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन थ्रू ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर हम करते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अलॉन्ग विद कम्बिनेशन ऑफ फ्यू अदर स्टेप्स या फ्यू अदर ट्रीटमेंट्स, तो उसमें जो स्कार लाइन है या स्कार टिशू है उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जब हम ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे और साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो ब्रेस्ट का लोड जो है या वेट वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें फिर स्कार में टेंशन क्रिएट होती है और स्कार रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर कि आप एहतियात ना करें। इसलिए सिलिकॉन शीट्स, स्कार मसाज और इसके अलावा जो अदर ट्रीटमेंट्स हैं स्कार केयर की वो आपने करनी है और ये एक ज़रूरी स्टेप है टू अवॉइड ऑल द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू स्कार। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर तकरीबन 99% पेशेंट्स में कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ये बात समझ के हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कितनी टाइप्स की हैं, उसमें फैट ग्राफ्टिंग, ऑगमेंटेशन थ्रू सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स अलॉन्ग विद इन द थर्ड वन जो कि नॉन सर्जिकल है जिसको हम फिलर्स के लिए यूज़ करते हैं, उसमें अब स्कैल्पेट्रा है और डिफरेंट किस्म के इस तरह की ट्रीटमेंट्स फिलर्स हैं जो कि आगे हैं जो कि इनकी साइज़ को थोड़ा बेहतर कर देते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम नॉन परमानेंट सॉल्यूशंस हैं और ये क्वाइट कॉस्टली हैं इंस्टेड के आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वगैरह यहाँ करवा लें। थर्डली ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड ब्रेस्ट लिफ्ट दोनों सेपरेट प्रोसीजर्स हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, आपके जो क्लीवेजेस हैं उनको बेहतर करेगा। ब्रेस्ट लिफ्ट जो है वो साइज़ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालता, लेकिन उसकी फर्मनेस या टाइटनेस और ब्रेस्ट को वापस रिवर्स टू यूथ करेगा। ये कुछ बातें थी जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में कहा जाता है कि ये कितनी देर तक लॉस्ट करेगा या इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में ब्रेस्ट इम्प्लांट की जो लाइफ है वो मिनिमम 10 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक होती है। अब इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जो कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर ये भी हो सकता है वो ये है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट को बॉडी रिजेक्ट कर दे क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है। जब आप अपनी बॉडी में इसको लेंगे यही एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है जिसमें इन केसेस में ब्रेस्ट
या फिर सर्जिकल थोड़ी सी वो इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उस एरिया में इन्फेक्शन कॉज हो जाए, रेडनेस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, थोड़ी पेन कॉज करना स्टार्ट कर दे, तो बॉडी फिर अल्टीमेटली ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिजेक्ट भी कर सकती है। ये मोस्टली उन्हीं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में होता है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में सस्ते अवेलेबल हैं या चाइनीज़ कह लें, क्योंकि जो मेडिकल ग्रेड ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं उनमें ये रेशो काफ़ी कम है। सेकंड इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्कार रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं पहले ही। थर्ड इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपको बेहतर है कि इसको चेंज करवा लिया जाए अलॉन्ग विद अदर स्मॉलर प्रोसीजर्स लाइक ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर आप उसको चेंज नहीं करवाते तो ये एनाप्लास्टिक लिम्फोमा कॉज करता है, जो कि जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च आजकल हो रही है, जो कि कैंसर की एक टाइप है। सेकेंडली कैप्सूलर कंट्रैक्चर वगैरह स्टेप बन जाता है टाइम के साथ साथ। अगर ये रप्चर करे तो फिर वो ग्रेनुलोमा, सिलिकॉन की ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप उसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो उसमें ये सारी कवर हो जाएंगी और ये लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट इन्हें हेल्दी इन्वायरमेंट देगा। क्योंकि अब फिर इसकी तीसरा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी हम कौन से प्लेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं। अगर हम सुपरफिशियल प्लेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे और हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू की जो कवरेज है वो कम होगी तो कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली ज़्यादा होंगी और उतना ही ये नेचुरल शो होगा। जितना हम डीप रहेंगे उतना ये नेचुरल होगा और उतना ही इसका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा। थैंक यू। हमने डिस्कस करना है कि हमने आफ्टर सर्जरी कौन सी केयर करनी है ताकि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट में जो मेन इश्यूज़ हैं, एक तो हमने स्कार केयर करनी है, स्पोर्ट्स ब्रा पहन के रखना है ताकि वो उस पोजीशन में ब्रेस्ट इम्प्लांट को हील होने दे इंस्टेड कि वो वेट डाले। थर्डली आपने बच्चों को वज़न वाली चीज़ों को या कोई जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि मसल के लेवल पे जाके हम सब ड्यूअल प्लेन में ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको हीलिंग एटलीस्ट आपने 3 to 4 वीक्स देने हैं, उसके बाद आपने जिम ज्वाइन करनी है या बच्चों के साथ खेलना है या इस तरह के काम करने हैं। थैंक यू। तो अभी ये है क्वेश्चन आया है कि कोई कुदरती तौर पे ऐसा तरीका है कार जिसकी वजह से हम ब्रेस्ट इनलार्ज कर सकते हो, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि अभी शादीशुदा नहीं है। ये एक अच्छा सवाल है। इसमें अब दो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर ये है कि हमारे जीन्स क्या लेके हम पैदा हुए, उसमें वो कैसे डेवलप होंगे। सेकंड फैक्टर है हमारे हार्मोन्स। अगर हम लोगों ने फीमेल हार्मोन्स का साइज़ अपनी बॉडी में लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर दिया तो उसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है कि वो ब्रेस्ट साइज़ जो है वो इसको इंक्रीज़ करता है। इसमें अब दो तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ये बातें मुझे बतानी तो नहीं चाहिए ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लोग इसी तरह के पूछते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे अंदर जो ख़वातीन हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों हार्मोन होते हैं। अगर मेल हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बेहतर हो या ताकत में हो या बढ़ी हुई हो तो उस सिचुएशन में भी ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी रिड्यूस्ड रहती है। तो उसमें फिर आजकल मेडिसिन अवेलेबल होती हैं जिसमें हम मेल हार्मोन को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होता है वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पे पड़ता है और ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब इसमें दूसरी मिथ जो है वो ये है कि हम एक्सरसाइजेज या ब्रेस्ट पंप्स के साथ इसको जो है वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू कोई मसल का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली ग्लैंड और फैट टिश्यू है। अगर आप उसमें ब्रेस्ट पंप लगा के रखेंगे तो आपकी स्किन को लूज़ करेगा। यानी कि ऐसे कह लें कि अगर आप 20 ईयर्स के हैं और आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट पंप जो है वो यूज़ किया है फर्स्ट 21st ईयर तक, यानी कि 1 ईयर तक, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्रेस्ट की एजिंग जो है आफ्टर 35 होनी थी वो आपकी एजिंग आफ्टर 28-27 पे स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो बूढ़े लगने शुरू हो जाएंगे। ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। थर्डली जो मिथ है वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो हमें एक्सरसाइजेज बताते हैं कि ये ब्रेस्ट को इस तरफ मूवमेंट करें, इस तरफ मूवमेंट करें, इस तरफ मूवमेंट करें, तो उसमें क्या हो सकता है। उसमें थोड़ी सी जो ऑगमेंटेशन कह लें या थोड़ा सा जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो माइट भी पॉसिबल, क्योंकि स्टडीज़ उसको सिग्निफिकेंट नहीं कहती,
क्योंकि अब ये एनालाइज करना कि उन स्टडीज़ को हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या हम किस में असेस कर रहे हैं, तो वो उसको इतना सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं करती कि आप ये करते रहेंगे तो ऐसा होगा। तो इसलिए हम उस स्टडी के ऊपर आपको वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो हम साइंटिफिकली या लॉजिकली आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो एक तो ये होगा कि वो कुछ अर्से के लिए ओवर पम्प हो जाएंगे, लाइक कि वो कुछ देर के लिए, क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ज़ाहिर है कि थोड़ी उसकी फर्मनेस या कह लें कि उसकी टेंडरनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको हाथ लगाने से भी ये टेंडरनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन वही बात जो है अगर आप 2-3 दिन छोड़ के करेंगे तो 2-3 दिन में वो इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये 3 मिथ्स थी जिनके मतलब सवाल किया गया। और कुछ होगा तो वो आप काइंडली कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना देंगे। थैंक यू।